हमारे सौरमंडल का वो क्षेत्र जहां पर यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह मौजूद हैं, इस क्षेत्र में दूर दूर तक सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी और इसकी ऊर्जा सौरमंडल के बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे आखिर में पहुंचती है। चांद और मंगल की एक्सप्लोरेशन में हम इंसान काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं, लेकिन सौरमंडल के इस क्षेत्र के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं, क्योंकि इसकी दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है और यहाँ पर पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है। सौरमंडल का यह अंधकार भरा क्षेत्र कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है और इसी अंधकारमय क्षेत्र में मौजूद है प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये क्या है ये जानना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल के उन पिंडों में से है जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत कम है, लेकिन इसकी एक्सप्लोरेशन रहस्यों और रोमांच से भरी होती है। एक समय था जब प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से ग्रह होने का खिताब छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए आप हमारा ये पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लूटो की इस सीरीज में हम अब तक इसकी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्लूटो की जानकारी प्राप्त नहीं करने वाले, बल्कि हाइपोथेसाइज करने वाले हैं कि प्लूटो को कॉलोनाइज कैसे किया जाएगा। प्लूटो की कॉलोनाइजेशन की बात सुनकर ही अजीब लगता है। हालांकि आसान तो खैर मार्स और चांद का कॉलोनाइजेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कॉलोनाइज करने के लिए हमारे पास कई सारे प्लान्स मौजूद हैं जो कि आने वाले भविष्य में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन प्लूटो को कॉलोनाइज करना आसान नहीं होने वाला। इसके बारे में हम जब सोचेंगे तो हमारे सामने चुनौतियों और सवालों का अंबार लग जाएगा, और इन सवालों और चुनौतियों के सॉल्यूशंस हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वे सॉल्यूशंस हाइपोथेटिकल ही क्यों न हो। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पृथ्वी के बाहर अगर किसी ग्रह पर जाना चाहते हैं, तो सबसे करीब हमें मिलेगा मंगल ग्रह। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 54 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय करनी पड़ेगी, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दूरी तय करने में हमको लगेंगे करीब 7 महीने। अब जरा सोचकर देखिए कि हमारे पड़ोसी ग्रहों तक जाने में हम सबको महीनों का समय लग रहा है, वहीं उस ड्वार्फ प्लैनेट पर जाने में हमें कितना समय लगेगा, जिसकी दूरी मिलियंस किलोमीटर्स में नहीं बल्कि बिलियंस किलोमीटर में है। जी हाँ, सही सुना आपने, 5.3732 बिलियन किलोमीटर्स। ये है दूरी प्लूटो और पृथ्वी के बीच की। न्यू हॉराइजन्स 14 जुलाई सन 2015 को प्लूटो के आसपास पहुंचा था। इसको प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। अब पिछले कुछ सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले काफी विकसित तो हुई है, लेकिन अभी भी सौरमंडल के आखिरी कुछ ग्रहों तक पहुंचने में हमको 8 से 9 साल तो लग ही जाते हैं। स्पेस मिशन तो छोड़िए, ब्रह्मांड में सबसे तेजी से ट्रैवल करने वाली चीज यानी कि लाइट भी प्लूटो तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। सूर्य से निकलने वाली लाइट को प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटे का समय लग जाता है। अब कॉलोनाइजेशन का काम सिर्फ एक मिशन में तो पूरा नहीं हो सकता। जब भी हम किसी ग्रह को कॉलोनाइज करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वहां पर इंसानों के रहने लायक जगहों का निर्माण करते हैं। ये जगहें उस ग्रह पर किया गया कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, या फिर उस ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा कोई स्पेस स्टेशन हो सकता है। जगह का निर्माण करने के बाद हम इंसानी पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए कुछ बेहद जरूरी रिसोर्सेज का इंतजाम करते हैं। ये काम किसी एक स्पेस मिशन का तो नहीं हो सकता। प्लूटो पर कॉलोनाइजेशन करने का काम कई दशकों तक चलता रहेगा, और इसमें टेक्नोलॉजी, संसाधन और बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। फिर भी मान लीजिए कि इसको कॉलोनाइज करने में लगने वाले संसाधन और पैसों का इंतजाम इंसानों ने कर लिया, और फाइनली अब डिसाइड किया जाता है कि प्लूटो पर एक ऐसा मिशन भेजा जाएगा जिसका लक्ष्य होगा इस पर इंसानी बस्ती बनाना। जब भी कोई इंसान प्लूटो की सतह पर अपना पहला कदम रखेगा, वैसे ही उसके जिंदा रहने का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ प्लूटो का वायुमंडल इंसानी शरीर का दम घोंटने के लिए काफी है। सबसे पहले तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इस ग्रह पर लंबे समय तक जिंदा रह सकें। हमें अपनी एस्ट्रोनॉट सूट की टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना होगा, और हमें प्लूटो पर जिंदा रहना है तो शायद एस्ट्रोनॉट सूट को अपने शरीर का हिस्सा बना लेना होगा। ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है और डरावना सा भी लगता है, लेकिन असली डरावनी चीज तो अभी आने वाली है। रूस में एक छोटा सा शहर है ओमायकॉन, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर भी इंसान निवास करते हैं,
लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इतने कम तापमान का इंसानी शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस तापमान को अगर और भी ज्यादा नेगेटिव में ले जाया जाए और उसमें एक इंसानी शरीर को रखा जाए तो क्या होगा। -240 डिग्री सेल्सियस, ये वो तापमान है जो प्लूटो पर आपको मिलेगा। प्लूटो के कॉलोनाइजेशन को लेकर हमारा सपना तब पूरा होगा जब इस तापमान में अपने शरीर को हम जिंदा रखने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। यहाँ पर हम जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती दे रहे होंगे। अगर हमें प्लूटो के ठंडे तापमान से लड़ना है तो या तो हमें इस पूरे ड्वार्फ प्लेनेट को ही टेराफॉर्म करना होगा या फिर कोई ऐसा बेस बनाना होगा जहाँ पर तापमान पूरे ग्रह के तापमान के मुकाबले ज्यादा हो। कम से कम इतना ज्यादा तो हो ही जितने में हम खुद को जिंदा रख सकें। किसी दूसरे ग्रह पर जाने में सबसे पहली चुनौती सर्वाइवल ही होती है। अगर हमारा शरीर प्लूटो या फिर किसी अन्य ग्रह पर एक अच्छे खासे वक्त के लिए जिंदा रह सके और ठीक तरह से काम कर सके तो ही हम उस ग्रह पर बस्ती बनाने की सोच सकते हैं। क्योंकि हम फिलहाल एक कल्पना से गुजर रहे हैं। क्यों न ये भी मान लिया जाए कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे हमारे शरीर को प्लूटो के वातावरण में काफी लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला चैलेंज जो कि है सर्वाइवल, इस पर हमने एक हाइपोथेटिकल विजय प्राप्त कर ली है। आगे का स्टेप क्या होगा? आगे हमें शुरुआत करनी होगी इस ग्रह पर बस्तियां बसाने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब यहाँ पर भी हमारे सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो इस ग्रह की सरफेस और दूसरी ग्रेविटेशन। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कंस्ट्रक्शन इस ग्रह की सतह पर टिकना मुश्किल होगा। कंस्ट्रक्शन छोड़िए, हमारा खुद का इस ग्रह पर टिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले केवल 8% ही है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो प्लूटो पर आप खुद को केवल 4 किलो का ही महसूस करोगे। ग्रेविटी के अलावा दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने होगा वो है इसकी सतह। इसकी सतह 98% नाइट्रोजन आइस से बनी हुई है। ऐसी सरफेस में इतनी कम ग्रेविटी में कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होने वाला। ऐसे वातावरण में इंसानों के रहने के लिए किसी बेस का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, ये शायद आने वाले फ्यूचर में हमको पता चल सके जब स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकास कर चुकी होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा करना साइंस फिक्शन ही माना जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से प्लूटो पर बेस बन गया तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा मुकाम साबित होगा, क्योंकि ऐसे में प्लूटो हमारे इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का एक रास्ता खोल देगा। शायद हम कभी फ्यूचर में प्लूटो पर ही अपनी ऑब्जर्वेटरीज एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जिससे काइपर बेल्ट और इससे आगे की दुनिया के बारे में हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी प्लूटो को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इससे इंसानी सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया को गहराई से जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।